सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी तो बरकरार है, मगर फरीकैन में न्यूक्लियर डील होगी या फिर एक नॉन न्यूक्लियर डील होगी, ये बात अभी वाज़ेह नहीं है। ईरान न्यूक्लियर डील से पहले आबनाए हुर्मुज़ का कानूनी फ्रेमवर्क तय करना चाहता है, जबकि सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया न्यूक्लियर डील को ही मुज़ाकरात का मरकजी नुक्ता बनाना चाहती है। आज सदर ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर खबरदार करते हुए कहा कि ईरानी क़यादत के लिए बेहतर होगा कि वो जल्द दानिशमंदी का मुजाहरा करे। ईरान अपने मामला ठीक नहीं कर पा रहा। अमरीकी सदर ने तंज करते हुए कहा कि ईरानी ये नहीं जानते कि नॉन न्यूक्लियर डील भी कैसे हासिल करनी है। यहाँ पर नाजरीन, सदर ट्रंप ईरान के नए मुतालबे का हवाला दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से मामलात को पहले तय करने का कहा और कहा कि न्यूक्लियर मुज़ाकरात दूसरे मरहले में तय होंगे। दूसरी तरफ तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और सदर ट्रंप जल्दबाजी में कोई डील नहीं करना चाहते। सदर ट्रंप ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं जो अमरीका के सिक्योरिटी मफादात के मुताबिक हो। ये तो व्हाइट हाउस का बयान था, लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी और बरतानवी मीडिया की तरफ से ये दावा है कि सदर ट्रंप अब ईरान के खिलाफ फतह का ऐलान करना चाहते हैं। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी इंटेलिजेंस को ये टास्क सौंपा है कि वो अंदाज़ा लगाएं कि अगर सदर ट्रंप इन मौजूदा हालात में फतह का ऐलान करें तो ईरान का इस पर क्या रद्द अमल होगा। इस खबर के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार ने यह कहा कि ईरान जंग अब ट्रंप इंतजामिया के लिए सियासी तौर पर दर्द सर बन चुकी है। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक सदर ट्रंप समझते हैं कि ईरान पर दोबारा बमबारी शुरू करना या तनाज़े से बाहर निकलना आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रहेगी। अब इस सारी सूरत हाल में नाजरीन, पाकिस्तान बतौर सालिस अपनी कोशिशें जारी रखे हुए आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना को मुज़ाकराती अमल के हवाले से आगाह किया और कहा कि अमन के लिए कोशिशें अभी भी जारी हैं और उनमें कमी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक हमारी कोशिशों के बेहतर नताइज सामने आए हैं। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर बताया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरा ओमान और फिर दौरा रूस के बाद उनसे टेलीफोन पर बात हुई। अब्बास अरागची ने कहा कि पूरे अखलास से वो ये मुलाकातें कर रहे हैं और मशवरा करके जवाब देंगे। प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में नॉन न्यूक्लियर डील का इम्कान मौजूद है, क्योंकि अब सदर ट्रंप की तरफ से नॉन न्यूक्लियर डील का ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इस पर हम जानेंगे हुकूमत किन पेश रही है। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दिफा। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने आज भी एक ऑप्टिमिज़म का मुजाहरा किया और हमने देखा कि ये जो ईरान के नए मुतालबात है ये भी पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाए गए और सदर ट्रंप भी उसकी तस्दीक करते हुए कम से कम नॉन न्यूक्लियर डील का लफ्ज़ तो इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं। हमारे यहाँ हुकूमत किस सवालों से पुरुमीद है कि ईरान के इस नए मुतालबे पर सदर ट्रंप रजामंद हो जाएंगे? इसलिए कि जितनी दिन ये तनाज़ा चलता है, अगरचे इस वक्त सीज फायर है, लेकिन जब तक खलीज फारस से गैस, तेल, सल्फर, हीलियम, उसके अलावा खाद, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएथाइलीन, ये इन सब चीजों की सप्लाई दोबारा शुरू नहीं होती। और सिर्फ शुरू करना मकसद नहीं है। आई थिंक इसको मैं आबनाए हुर्मुज़ तक जब अगर हम कहें कि सिर्फ उसको एक दफा नहीं खोलना, उसको खोल कर रखना है और पुरअमन रखना है जाके, ताकि बैनुल-अक़वामी तजारत हो सके। जितने दिन ये नहीं हो रहा, दुनिया बहुत तेजी से, पहले तो हम सब ने महसूस भी किया, पाकिस्तान में हमारे सामने है कि हमें तेल की कीमतों में इजाफे का सामना करना पड़ा। लेकिन जब ये कीमतों में इजाफा एक महीने के बाद शॉर्टेजेस में तब्दील होगा, तो फिर दुनिया जो है, जो गालिबन उसी तरफ जा रही है जो 97 साल पहले 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिससे फिर करोड़ों लोग बेरोजगार हुए थे। और मगरबी दुनिया में, जो आज पाकिस्तान में रहने वालों के लिए शायद एक नाकाबिले यकीन हकीकत हो, लेकिन उस वक्त करोड़ों अमरीकी और मगरबी ममालिक में जो रहते थे लोग, वो भूख का शिकार थे, उनको खाना नहीं मिलता था। तो लिहाजा ये अब जिस तरफ जा रहा है, तो मामला
ये बात ठीक है कि सदर ट्रंप ने जो ब्लॉकेट किया है उससे ईरान को बहुत ज्यादा मुआशी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये भी एक बड़ी तल्ख हकीकत है कि ईरान की मुआशी तकलीफ पूरी दुनिया के लिए इतनी अहम नहीं है जितनी दुनिया में जो कसाद बाजारी और शॉर्टेजेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो लिहाजा सदर ट्रंप के ऊपर एक प्रेशर है, उनके ऊपर ऑफ कोर्स नवंबर में जो उनका एक वस्त मुद्दती इंतखाब है उसका भी प्रेशर है, लेकिन जो दुनिया की इकोनॉमी है उसका जो प्रेशर आ रहा है, उसको नॉर्मलाइज करने का जो प्रेशर आ रहा है, उसी की वजह से ये जो नॉन न्यूक्लियर डील की बातें हैं वो शुरू हुई हैं। नॉन न्यूक्लियर डील क्या है कि जी इससे पहले कि ये जो न्यूक्लियर मामलात को डील किया जाए, जो दो मुआशी मामलात मेज पर हैं, ईरान की तरफ से मुतालबा है कि उसके ऊपर जो बैनुल-अक़वामी पाबंदियां हैं वो हटाई जाएं, उसको जो एक्सेस दी जाए बैनुल-अक़वामी मंडी तक, और ऑफ कोर्स अमेरिका और अरब ममालिक का ये मुतालबा है कि ईरान के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट होना चाहिए कि आबनाए होर्मुज जो है वो ना सिर्फ खोली जाएगी बल्कि मुस्तकिल पुरअमन और खुली रहेगी। तो आई थिंक ज्यादा जो आई थिंक मुमकिनात में से है वो यही है कि पहले स्टेज में ये डील होगी, उसके बाद फिर जो अमन के मामलात हैं अमेरिका और ईरान के न्यूक्लियर डील के बारे में, और जो अरब ममालिक हैं उनका भी डिमांड होगी कि उनको भी कोई प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो जो जंग के मामलात हैं, ये सिक्योरिटी के मामलात हैं, उसको सेकंड स्टेज पे रख के अब अगर यही सवाल है कि इस वक्त अमेरिका ये महसूस कर रहा है कि उसने अब अपने ब्लॉकेट से ईरान को इतनी तकलीफ देना शुरू कर दी है कि अब ईरान पर भी वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। ये ऐसा, लेकिन खुर्रम साहब अब जो इंटरनेशनल मीडिया भी बात कर रहा है वो यही है कि सदर ट्रंप भी अपनी फतह डिक्लेयर करना चाह रहे हैं इसी मौके पर, लेकिन दूसरी तरफ उनका इन्हिसार इसी बात पर इसरार रहा कि न्यूक्लियर डील और एक माजी के मुकाबले में सख्त डील होगी। तो बज़ाहिर तो नज़र आ रहा था कि उसी को वो अपनी विक्ट्री के तौर पर बता सकते हैं। आप समझते हैं कि मिडिल ग्राउंड है इस मौके पर, जब ईरान का भी एक नया मुतालबा मौजूद है और सदर ट्रंप को भी फतह के लिए कुछ दिखाना है। सो अगर एक नॉन न्यूक्लियर डील हो जाती है तो इसको दोनों तरफ अपने लिए विन विन करार दे सकते हैं, बिलखुसूस सदर ट्रंप? उनके लिए मुश्किल होगा, और नॉन न्यूक्लियर डील को जो उन्हें कहते हैं ना कि अपनी कौम को तो बेचना आसान है, वो कौम के सामने जाकर कह सकते हैं कि देखिए आप सब, अमेरिका में भी तेल की कीमतों में कम से कम अब 50% इजाफा हो चुका है इस तनाज़ा शुरू होने से पहले, और वहां भी अब शॉर्टेजेस की जो उठना शुरू हो गया है। अभी जहां तक चीन ने भी कहना शुरू कर दिया है कि उसके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो हैं तेल के, वो अगले 4 से 5 हफ्तों में शायद किक इन उन्हें करना पड़ जाएंगे, उनके रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं। तो लिहाजा वहां फिर वो ये इसको कर सकते हैं। लेकिन सदर ट्रंप का बतौर सदर एक जो लार्जर व्यू है अपना, जिसमें बहुत उनकी जाती अना की तशहीर भी शामिल है, वो ये चाहेंगे कि न्यूक्लियर डील इसका हिस्सा हो। और ये न्यूक्लियर डील ओमान में भी ऑफर की गई थी, ये 2015 में जब JCPOA हुए तब भी ऑफर की गई थी। इशू यही है आई थिंक, और इसमें जो इस पूरी अमल में आई थिंक हम सब के लिए जो सबक की बात है कि जब 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान की कोशिशों से जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान गए थे, उस वक्त ईरान ने जो एक आगे बढ़कर कहा कि हम आबनाए हुर्मुज खोलने के लिए तैयार हैं, अगर सदर ट्रंप उस वक्त उसको कैच कर लेते तो शायद एक बहुत बेहतर न्यूक्लियर डील भी इसका हिस्सा बन सकती थी। लेकिन जब सदर ट्रंप ने उसका जवाब सख्ती से दिया तो आज हम इस सिचुएशन में हैं कि तनाव बाकी है। खुर्रम साहब, अब पाकिस्तान का जो सालिस के तौर पर स्टेटस आप इस वक्त क्या है? इससे पहले तो हम कहते रहे कि हम एक दूसरे के एक ख़बरसां के तौर पर पैगामात दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाकायदा इनपुट है इस फ्रेमवर्क में जो अब सामने आ रहा है। इसका एक माइल्ड वर्जन के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात ना हो तो उससे पहले ये हो जाए। इन तमाम चीज़ों में पाकिस्तान का बाकायदा इनपुट शामिल है? जी, पाकिस्तान का बहुत संजीदा इनपुट इस पर शामिल है। ईरान ने अब कोशिशें की है कि अगर जिसे कहते हैं ना वन गो एग्रीमेंट होना है, तो उसी लिए वो अब रशिया से भी वो कंसल्ट कर रहे हैं, दूसरे अपने जो एलाइज हैं उनसे भी कंसल्ट कर रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर डील इसका हिस्सा बनती है। आई थिंक जो रशिया से उनकी कंसल्टेशन है वो तो यही जाहिर कर रही है कि न्यूक्लियर डील भी इसका हिस्सा होगी। लेकिन पाकिस्तान की जो सफारती साख है और पाकिस्तान की जो सफारती हैसियत है वो अब मुसल्लमा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मेहनत की वजह से, साद डार साहब की मुतहरक होने की वजह से पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद हुआ।
खुरम साहब, आखिर में कल मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओपेक से निकलने का फैसला किया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ पाकिस्तान में बैठे इसको कैसे देखा जाना चाहिए? जी देखिए, इसका जो मुआशी हमेशा कॉन्सिक्वेंस है वो तो ये है कि तेल की सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि वो ओपेक से निकल आए हैं तो लिहाजा वो आज़ाद है कि वो जितनी मर्जी अपनी तेल की सप्लाई, और उसमें यही है कि उन्होंने जो अपने तेल के जो कुएं हैं जो कि गल्फ के अंदर है, उनसे जो पाइपलाइन बिछाई हुई है फुजेरा तक, जो कि गल्फ ऑफ ओमान में यानी आबना हुर्मुज से बाहर है, तो वहां से वो फिर तेल की सप्लाई बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो आज तफसीली खबरें देखी हैं तो ये कहा है कि बहुत ज्यादा ऑलरेडी वो उसको पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास इतना चांस नहीं है ज्यादा। ये चीज जो ओपेक से निकल रहा है वो ये जाहिर कर रहा है कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात है वो आहिस्ता आहिस्ता गल्फ के मामलों में भी और सियासी और सफारती मामलों में भी सऊदी अरब से अब कुछ अपनी एक फर्क पॉलिसी जाहिर कर रहे हैं। अंग्रेजी में कहेंगे पिवटिंग अवे फ्रॉम सऊदी अरेबिया, क्योंकि ओपेक में अभी भी जो एंकर का किरदार है और ऑफ कोर्स दुनिया की जो सबसे बड़े रिजर्व्स, चंद जो बड़े रिजर्व्स हैं उसका सऊदी अरब के पास मौजूद है। लेकिन यूएई जो है वो अब सियासी तौर पर, सफारती तौर पर और तेल के मामले में भी अब पहले से ज्यादा सऊदी अरब से हटकर पॉलिसी बनाने की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान का इसमें जो चैलेंज है वो यही है कि हमारे अभी भी वो तमाम अफवाहों के बरक्स मुत्तहिदा अरब अमारात से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वहाँ लाखों पाकिस्तानी रोजगार के लिए मुकीम है। तो पाकिस्तान का एक और कहते हैं टफ बैलेंसिंग एक्ट जो है, जिस तरह हमने ईरान और अमेरिका के दरमियान किया है, तो एक और टफ बैलेंसिंग एक्ट होगा मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के दरमियान। बहुत शुक्रिया खुरम दस्तगीर खान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, एक हुकूमत पाकिस्तान की इसको किस अंदाज में देख रही है वो उस पर हमने बात की। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। सदर ट्रंप ईरान में क़यादत के तकसीम होने पर तो बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद ट्रंप इंतज़ामिया इस जंग के अखराजात को लेकर कितनी तकसीम है और आज सदर ट्रंप के वज़ीर जंग को किस तरह के सख्त सवालात का सामना रहा, इस पर बात होगी। वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ और जनरल डैन केन कांग्रेस की हाउस ऑफ आर्म सर्विसेज कमेटी के सामने पेश हुए, जहां पर उनसे ईरान जंग के हवाले से उन्होंने कमेटी को ब्रीफिंग दी और जंग के लिए $1.5 ट्रिलियन के बजट की मंजूरी का प्रपोजल पेश किया गया। इस कांग्रेस हेयरिंग में अमरीकी लॉ मेकर्स ने उनसे सख्त सवालात पूछे कि बताया जाए कि इस $1.5 ट्रिलियन के बजट से कैसे अमरीकी मफादात का दिफा किया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका में इस किस्म की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि अमरीकी इंतज़ामिया में से लोगों को एतराज़ है, ख़ुद नायब सदर को इस बात से एतराज़ है कि अमरीकी सदर को इस जंग में अमरीकी फतूहात के हवाले से दुरुस्त गाइड नहीं किया जा रहा। तमाम मामलात पे और बिलखुसूस इस हेयरिंग के हवाले से हम बात करेंगे। आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है। वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी खुरम हमारे साथ मौजूद हैं। साल साल से वाइट हाउस को और स्टेट डिपार्टमेंट को कवर करते आ रहे हैं। खुरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आप पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज जो कांग्रेस में आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की हेयरिंग है, इसको देखकर आपको लगता है कि ट्रंप इंतज़ामिया जंग के अखराजात के हवाले से जो जस्टिफाई कर पा रही है? ये बड़ा चैलेंजिंग है इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी इंतजामिया के लिए इस वार को जस्टिफाई करना, क्योंकि अभी तक इसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक $600 मिलियन से लेके $2 बिलियन तक रोजाना का खर्चा आ रहा है अमरीकी मिलिट्री का, और जबकि दूसरी तरफ जो TSA के एम्प्लॉइज को देने के लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं गवर्नमेंट शटडाउन भी हर तीसरे महीने सर पे लटक रही होती है तलवार। तो उस वाले से काफी चैलेंजेस है गवर्नमेंट को। और डोमेस्टिकली अगर आप देखें इकोनॉमी का क्या हाल है और इन्फ्लेशन जो है वो किस सतह पे पहुंच चुकी है, तो उसको जस्टिफाई करना रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है। और इसी वजह से डेमोक्रेट मोस्टली जो इस वक्त हेयरिंग कमेटी में जो मेंबर्स हैं वो डेमोक्रेट पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने काफी जो है वो सख्त सवालात किए और जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो टैक्स पेयर की मनी है आउट ऑफ कंट्री जा रही है, जबकि यहाँ पे इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका है, अमरीकी तबका है, वो स्ट्रगल कर रहा है। तो उसके लिए जो है वो खास जवाबात नहीं दे पाए जो सेक्रेटरी वॉर हैं। तो अब जो मिड टर्म का इलेक्शन आ रहा है उसमें भी कैसे जस्टिफिकेशन होनी है इस वॉर की, जबकि $1 ट्रिलियन
जो है वो इस जंग के लिए वो मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और अब उसका वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर हुकूमत जो कोई भी काम अमेरिका में आप करते हैं, अमेरिका की गवर्नमेंट का ये कानून है कि उसके ऊपर ROI जो है वो आपको जस्टिफाई करना होता है कि हम ये इनिशिएटिव कर रहे हैं, ये इंसानियत के लिए कर रहे हैं, ये बिजनेस वेंचर के लिए कर रहे हैं, या हुकूमत के कंट्री के मफाद के लिए कर रहे हैं, तो किस उसका आपको जवाब देना होता है। और इस जंग के लिए अभी तक हुकूमत कोई खालस जो है वो ठोस जो है वो जवाब नहीं दे सकी। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि सदर ट्रंप की जो रेटिंग है वो मुसलसल डिक्लाइन की तरफ जा रही है। और मिड टर्म इलेक्शन जो है उसमें इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए हुकूमत को कुछ एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। जैसे कि अभी अमन मुआहिदा हो रहा है, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इसको विक्टोरियसली कह देते हैं कि ये अमन मुआहिदा जो है मैंने कामयाब किया, उसको न्यूक्लियर एम्बिशन से दूर रखा है ईरान को, और अब स्टेट और हर्मस जो है वो हमारे कब्जे में है और उस मिडल ईस्ट में हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, तो हो सकता है उसका कुछ असर हो। लेकिन अभी तक ये जो इंटरनेशनल इशू है डोमेस्टिक इशू बन चुका है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और जो तेल की कीमतें स्काई रॉकेट जा रही हैं उसकी वजह से। तो अब अगर ये प्रेसिडेंट ट्रंप इस मामले को सेटल नहीं करते तो बड़ा मसला आएगा। इसी वजह से आज सेनेट के अंदर हेयरिंग के अंदर हुकूमत की जो पोजीशन है उसको स्टैब्लिश करने के लिए जनरल भी वहां पे मौजूद थे, सेक्रेटरी वार भी वहां पे मौजूद थे, उनकी पूरी एक मशीनरी वहां पे मौजूद थी इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि जो हम वार कर रहे हैं ये अमरीकी मफादात को अलाइन करती है और इस वजह से हमें मजीद पैसा दरकार है। तो काफी चैलेंजेस हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को इस हवाले से। खुर्रम साहब, ये जो क्या आप समझते हैं कि इस मौके पर सदर ट्रंप किसी भी तरह से इस पोजीशन में है कि वो कम से कम अमरीकी अवाम के सामने अपनी एक दिफाई विक्ट्री ईरान के अगेंस्ट डिक्लेयर कर सकें? पीट हेग्सेथ जो भी बात कर रहे थे उसमें डेमोक्रेट्स पे तनकीद कर रहे थे कि ये मुल्क के मफादात के खिलाफ जाकर इस फतह को तस्लीम नहीं कर रहे डेमोक्रेट्स। लेकिन आप समझते हैं कि कुछ जो खबरें आज सामने आई कि सदर ट्रंप को मिसलीड किया जा रहा है उनकी दिफाई फतूहात के हवाले से, ये इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, अभी तक जो सूरत हाल जो दिखाई दे रही है यहाँ पे वाशिंगटन में, अगर आप थिंक टैंक की तरफ से कोई बयान आ रहा है या इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे जो रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक तो यही एक चीज सामने आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को मिसलीड किया जा रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉर। क्योंकि जो गुफ्तगू हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप की और नेतन्याहू की उसमें उन खास कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा था। नेतन्याहू जो थे वो ईरान को बिल्कुल उसको घुटने टेकना चाहते थे, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये था कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मस और ऑयल के जो रिजर्व हैं उसको सिक्योर करना चाहते हैं। तो अमेरिका का ऑब्जेक्टिव तो प्री मच क्लियर है, अगरचे वो अमेरिका का जो पॉलिटिकल और जो कानूनी उसका अमेरिका ने जो इस वक्त पोजीशन लिया वो यही है कि ईरान को उसके न्यूक्लियर एम्बिशन से दूर रखना है ताकि वो न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट से दूर रखना है, और उसी वजह से हम ईरान को हम काउंटर कर रहे हैं। जबकि एक्चुअली स्टेट और हॉर्मस है, ऑयल रिजर्व है, और उसी वजह से हमने देखा कि अमेरिका वेनेजुएला भी गया। तो उस हवाले से अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो क्लियर है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए कीमत क्या चुकानी पड़ रही है वो एक बड़ा सवालिया निशान है इस वक्त की गवर्नमेंट का। और इसी वजह से डेमोक्रेट हैं बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी तक किसी सतह के ऊपर भी इस तरह से बवेला नहीं मचाया कि जो हाउस है वो अपसाइड डाउन हो जाए। क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन में अगर यही सूरत हाल रहती है तो लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री होगी, हाउस जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के हाथ से निकल जाएगा, सेनेट हो सकता है टाई हो जाए, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की हैसियत रहेगी नहीं, रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट हो जाएंगे और हर चीज के लिए कोई भी काम करने के लिए उनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो साइन करना पड़ेगा। तो बड़ा चैलेंज होगा प्रेसिडेंट ट्रंप के अगले 2 साल के लिए अगर वो यहाँ पे विक्टोरियसली कोई चीज नहीं देते, प्रोड्यूस नहीं करते अपने वोट बैंक को जो उनको लेके आए थे इस काम के लिए कि अमेरिका की इकोनॉमी फर्स्ट और अमेरिका किसी वॉर में नहीं जाएगा। और अब हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी भी पीछे चली गई और अमेरिका वॉर के अंदर भी चला गया, और अब 600 मिलियन से $2 बिलियन पर डे अमेरिका वहां पे स्पेंड कर रहा है। और हासिल क्या है ये कि हमने नाकाबंदी की हुई है स्टेट और हॉर्मस की, हम इस वक्त निगोशिएशन में है, निगोशिएशन रोल बैक हो रही है, और इस वक्त अमरीकी अवाम सब इस वक्त जो बेचैनी के आलम में है, और ख़ास तौर पे जबकि अब तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, ग्रोसरी की कीमतें ऊपर जा रही हैं, क्योंकि जो अमरीकी इलेक्शन है वो डोमेस्टिक इश्यूज पे होता है। ये तो बिल्कुल खुर्रम साहब बजट की जिस रकम का आप हवाला दे रहे हैं इस हवाले से भी इसको देखा जा रहा है कि ये जंग अजीम दोम के बाद मिलिट्री स्पेंडिंग के हवाले से सबसे ज़्यादा है, और तवील इराक और अफगानिस्तान की जो जंगें हैं उससे भी ये जो बजट इस वक्त मांगा जा रहा है वो ज़्यादा है, तो उस कंपैरिजन में भी इसको देखा जा रहा है। लेकिन खुर्रम साहब, आखिर में जो ईरान की तरफ से एक नया मुतालबा रखा गया था, अब सदर ट्रंप ने जो सोशल मीडिया पर अपना पैगाम जारी किया उसमें उन्होंने इसको नॉन न्यूक्लियर डील का नाम दिया है। जो उन्होंने कहा था ईरान ने कि दूसरे मरहले में न्यूक्लियर डील की बात हो, पहले आबनाए हुर्मुज़ के मामले को सेटल कर लिया जाए। आप समझते हैं कि सदर ट्रंप इस पर गौर करेंगे या उनको हर सूरत में अगर मेज़ पर बैठना है तो न्यूक्लियर के हवाले से ही बात करनी है?
देखें, अगर दोनों पार्टीज की पोजीशन देखा जाए तो जो अमेरिका है वो तो न्यूक्लियर डील के ऊपर उसने अपने सिंग फंसाए हुए हैं कि हम वहाँ पे डी न्यूट्रलाइज करने जा रहे हैं ईरान को उसके न्यूक्लियर एम्बिशन से। ईरान की तरफ देखा जाए, ईरान है नथिंग टू लूज, उनके पास ना मिलिट्री है, उनके पास ना नेवी है, उनके पास ना फजाइया है, उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि सारे जर्नैल और सदूर वो सारे इस जंग का हिस्सा बन गए, वो दुनिया से चले गए। तो उस हवाले से दोनों पार्टी जो है वो अपना पोकर फेस, जिसे वाशिंगटन में कहा जाता है पोकर फेस, कि वो दिखार कुछ और हैं लेकिन हकीकत में कुछ और है। क्योंकि इस वक्त जो हमारी मुसद्दका इतलात हैं, यहाँ पे वाशिंगटन में इस वक्त 25 डिप्लोमेट, अमरीकी डिप्लोमेट इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जो ईरानियन के साथ टेक्निकल डिटेल्स, जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट एक्सचेंज है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो पीस प्रोसेस इटसेल्फ उसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन दोनों पार्टी अपना अपना मुफाद वाच कर रही हैं। ईरान चाहता है, अगरचे ईरान के पास कुछ खास ऑफर करने को नहीं है, उनकी स्टेट ऑफ हॉर्मस नाकाबंदी का शिकार है, वो कुछ खास वो ऑयल दे के वेजिटेबल खरीद रहे हैं, तो उनके पास कोई खास प्लान तो नहीं है, लेकिन चाइना और रशिया की मदद से दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू कीप देयर इंटरेस्ट। दूसरी तरफ अमेरिका उसका वो चाहता है कि हर सूरत में वो अमन की तरफ जाए, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं और सदर के पास कोई ज्यादा टाइम नहीं है। तो उस हवाले से दोनों पार्टी अगरचे अपना अपना वो स्ट्रेंथ दिखा रही हैं, लेकिन इवेंचुअली पाकिस्तान की हेल्प से हम देख रहे हैं कि इट विल गेट इनटू द रेजोल्यूशन। और यही मैंने चीज, जब मैं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर पे गया था वाशिंगटन व्हाइट हाउस, तो वहां पे भी सभी मेरी गुफ्तगू हुई इंटरनेशनल सहाफियों से, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल से। उनका यही कहना था कि पाकिस्तान इज प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट गेम। और खासतौर पर एक बंदे तो ये भी कहा कि अगर किसी बंदे को कुछ भी ना पता हो वाशिंगटन में, उसको इतना पता है कि इस्लामाबाद, मतलब एक वर्ड हमें सबको पता है इस्लामाबाद। तो उस हवाले से पाकिस्तान की अहमियत खासतौर पे इस मौके पे उसने दुनिया में एक नाम कमाया है इस मौके पे। और अब ये लग रहा है कि अगर ये डील थ्रू हो जाती है तो पाकिस्तान माइट टर्न इनटू दिस, जो मिलिट्री वेंचर है इसको इकोनॉमिक वेंचर में तब्दील करेगा पाकिस्तान। इसके बारे में वाशिंगटन में बात हो रही है कि मूविंग फॉरवर्ड how the state of Hamas will be controlled and who will be taking charge and lead of it. तो पाकिस्तान is playing a very great ये जो सारा रोल है इसमें पाकिस्तान का बहुत की रोल है। और अब ये वाशिंगटन के अंदर खासतौर पे जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ट्वीट किया है उसके अंदर एक इंडिकेशन ये नजर आ रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप वही निगोशिएशन टैक्टिक्स ले रहे हैं। वो कह रहे हैं हम वापस आ रहे हैं, जो न्यूक्लियर एम्बिशन की वजह से हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, वो उसमें चीजें शामिल नहीं है जो पहले कमिट की गई थी। ये सारी पार्ट ऑफ द जो निगोशिएशन, अगर आप देखें तो जो कोल्ड वॉर थी 10 साल तक निगोशिएशन चलती रही, और उसके बाद यूएसएसआर का जो हाल हुआ आपने देख लिया। तो उस हवाले से ये वेट एंड सी को हु ब्लिंक्स फर्स्ट, जो पहले आंख झपकेगा उसका, यही ये गेम चल रही है। और इवेंचुअली जैसे मैंने कहा दोनों पार्टीज चाहती हैं वो गेट इनटू द रेजोल्यूशन, गेट इनटू द कंक्लूजन। एक स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है आपकी नज़र में। खुर्रम साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आपकी गुफ्तगू सुनी। ये एक सेंस जो इस वक्त अमेरिका में पाई जाती है उसके पर वो बात कर रहे थे। हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, कुछ पाकिस्तान की सियासत पर बात करेंगे। PTI बड़े मुश्किल दौर से तो गुजर रही है अपने मुतालबात को लेकर, लेकिन बहुत सख्त तकसीम का भी शिकार है। इमरान खान साहब की बहनें मुसलसल पार्टी की क़यादत पर तनकीद कर रही हैं। इस पर बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। PTI मुसलसल अंदरूनी तकसीम का शिकार है और मुल्क की एक बड़ी अपोजिशन जमात होने के बावजूद अपने मुतालबात मनवाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने में हमें ताहाल नाकाम नजर आती है। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत भी अब खुलकर ये बात कहने लगी है कि PTI की अंदरूनी जो तकसीम है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब किसी को बाहर से उनके खिलाफ कोई साजिश करने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, PTI की क़यादत को पार्टी वर्कर्स और इमरान खान के ख़ानदान यानी उनकी बहनों की तरफ से मुसलसल तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इमरान खान ने कल एक बार फिर पार्टी ओहदेदारों को अडियाला जेल के बाहर न पहुंचने पर आड़े हाथों लिया और सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अब नाज़रीन, PTI की जो मौजूदा क़यादत है वो इमरान खान की बहनों की ये जो तमाम तनकीद होती है उस पर अभी तक सिर्फ यही कहती आई है कि ये उनकी फैमिली के जज्बात हैं और सियासी फैसले पार्टी की क़यादत और महमूद खान अचकज़ई करेंगे। लेकिन अब नज़र आता है कि बज़ाहिर जो ये क़यादत है पार्टी की, उन पर कुछ प्रेशर ज़रूर बिल्ट हुआ है इमरान खान की सेहत को लेकर, उनके ख़ानदान का जो तनकीद है। और इसी वजह से आज PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि इमरान खान की ख़राब सेहत और ख़ानदान को बताए बगैर उनको
क्लेम्स ले जाने पर पार्टी हर सतह पर एहतजाज करेगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई एहतजाज करने की पोजीशन में है या करने जा रही है, या ये सिर्फ एक ऐलान ही साबित होगा। हमने इस पर बात करने के लिए आज दावत दी है फवाद चौधरी साहब को, साबिक वफाकी वजीर। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त के लिए। पहले तो अलीमा साहिबा जो बात कर रही हैं अडियाला के बाहर, वो कहती हैं कि अगर तमाम ओहदेदार यानी 70,000 का वो नंबर देती हैं वो निकल आएँ तो किसी सूरत भी इमरान खान जो है वो जेल में नहीं रहेंगे बल्कि रिहा हो जाएंगे। इत्तेफाक करते हैं आप उनकी इस बात से? पहली बात तो यह है कि ये जो 70,000 की फिगर उन्होंने दी है ये तो दुरुस्त है। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ वफाकी जमात है और उसकी जो डिक्लेयर्ड ओहदेदार हैं वो 70,000 के करीब हैं, और यकीनन ये बात भी उनकी ठीक है कि ओहदेदारान ही सारे निकल आए तो मामला जो है वो बदल जाएगा। लेकिन इससे साबित ये होता है कि ज़्यादातर ओहदेदारान सिर्फ पेपर में हैं और एग्जिस्ट नहीं करते उस तरीके से, और ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। और बदकिस्मती इसमें ऊपर ये भी है कि देखिए जो बातें मैं तो आपके प्रोग्राम में साल पहले से जो बातें शुरू हुआ था वो अनफॉर्चुनेटली एक एक करके सही साबित हो रही हैं। और बुनियादी मसला जो आ रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो बुज़दार मॉडल इम्पोज किया पीटीआई के ऊपर और सलमान राजा गौहर ये सब लोगों को लगाया, उससे जो पार्टी है अब इस पोजीशन में ही नहीं रही कि वो इमरान खान की मदद कर सके, अलीमा खान की कोई मदद कर सके। सलमान राजा सब लोगों को मालूम है कि अलीमा बीबी ने सेक्रेटरी जनरल बनवाए थे और उनका फैसला गलत साबित हुआ, और अब वो खुद भी कह रही हैं कि ये फैसला जो है वो गलत है। आपने इतनी बड़ी जो वफाकी जमात थी, वफाकी पार्टी थी, उसको उठा के एक नॉन एंटिटीज के हवाले कर दिया। फिर उसके बाद आपने जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए जब, तो आपने अपनी पार्टी से ही नहीं बनाए। आप देखिए कि मेरा बड़ा ज़ाती एहतराम है चकजई साहब के लिए, अलामा नासिर साहब के लिए, लेकिन देखें वो वफाकी लीडर तो नहीं है, वो तो एक तो सूबे के लीडर हैं, एक फिरका परस्तान पार्टी के जो हैं वो लीडर हैं, और उनका कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से। और ये दूसरा, इसके बाद एक और एडिशन ये है क्योंकि अब आप ये सारा जब तरीके अदम एतमाद हुई है, जब चेंजेस हुई हैं, यू वाज अमंग द, बहुत सारे लोग तो नए आ गए हैं, बट यू वाज अमंग दोस जिन्होंने बड़े करीब से देखा था, एंड यू विल एग्री विद मी कि तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के वो तब लीडर्स अदम एतमाद लाने में इमरान खान के खिलाफ सफ़े अव्वल के लोग थे। अब आप उनके ऊपर इतना एतबार कर रहे हैं कि उनको अपनी सारी डिसीजन मेकिंग पकड़ा रहे हैं, और फिर आप समझते हैं कि वो आपके सामने है। चकजई साहब तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के। इसी तरह से सलमान राजा चकजई साहब को ये तमाम इख्तियारात देने की खान साहब की है, तो ये गलत फैसला किया खान साहब ने या इन्फ्लुएंस किया किसी ने इस फैसले के हवाले से? नहीं, 100% खान साहब ने गलत फैसला किया ना, यही तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। फैसला तो खान साहब ने गलती क्या की, जिस तरह से उन्होंने पंजाब में बुज़दार को लगा के फैसला किया कि मैं इस्लामाबाद से पंजाब को चलाऊंगा, उन्होंने यही गलती। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मैंने खान साहब से भी, जब मेरी पिछली जुलाई में मुलाकात हुई तो मैंने उनसे भी यही अर्ज किया था कि ये लोग नहीं कर सकेंगे अगर आपका, और उनका मौक़िफ़ ये था कि नहीं बंदे को नहीं बचे और ये वकील हैं इनको इसलिए लगाया है कि कर दें। लेकिन देखिए मसला ये था कि ये वकीलों में भी तो फिर आपने कोई वकला लीडर लगाने थे ना, सलमान राजा या गौहर वगैरह की तो कोई। सलमान राजा साहब के हवाले से एक और बात भी है फवाद साहब। सलमान राजा साहब ने बात कही कि हमने जलसा मनसूख किया क्योंकि हुकूमत दोस्त ममालिक आ रहे थे और हमने ताउन किया हुकूमत के साथ उन सालसी के पाकिस्तान के किरदार को देखते हुए। लेकिन अलीमा साहिबा आकर कहती हैं कि ये मिले हुए हैं और ये सहूलतकारी कर रहे हैं हुकूमत की। सो एक तरह से सियासी क़यादत बड़ी मुश्किल पोजीशन में भी तो है कि वो उनको फैसला करने का इख्तियार नहीं, फैमिली की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और एक तरह से फैमिली, अलीमा साहिबा के बयान तो क़यादत और कारकुन को आमने सामने लाने वाले होते हैं। तो सलमान राजा तो एक बड़ी मुश्किल पोजीशन में नहीं, जिसकी वजह से वो एक बार इस्तीफे पर भी गौर कर रहे थे? नहीं, लेकिन अब सब बात यह है कि आपको जब आप कबूल करते हैं कोई फैसला और इतने मुश्किल हालात में कबूल करते हैं, तो फिर आप ये देखते हैं ना कि आपने डिलीवर भी करना है। ये तो नहीं कि आप लग जाएं और उसके बाद पूरी पार्टी को ही बैठा दें। अनफॉर्चुनेटली अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर बन गए और उन्होंने कोई अपनी उनसे नहीं बन पाई स्ट्रैटेजी। अब सच्ची बात तो ये है कि असल जो पीटीआई का जो भी चलाना है मामला, वो अब चीफ मिनिस्टर केपी ने चलाना है, क्योंकि वसाइल उसके पास हैं, पैसे उसके पास हैं। वो चीफ मिनिस्टर साहबान जो सिलेक्ट हुए, पहले अली अमीन थे, अब जो सुहेल अफरीदी आए हैं वो उन्होंने अली अमीन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सो अब प्रॉब्लम ये है कि ये पीटीआई फंस गई है कि उनको समझ, और फिर
अनफॉर्चुनेटली अब आप तो इस जो इंटरनेशनल सिचुएशन है वो भी समझती हैं, लेकिन पीटीआई के पास कोई आदमी ही ऐसा नहीं है कि जिसका कोई इंटरनेशनल, मतलब आप ऐवानों तक उनकी रसाई को छोड़ दें, उनके लोकल सफीरों तक रसाई नहीं है। सो पीटीआई का जो इस वक्त इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट में जो रोल है जो पाकिस्तान के अंदर, और मौजूदा हुकूमत ने जितना अच्छा उसको मैनेज किया है आई मस्ट से, पीटीआई को समझ नहीं आ रही कि आखिर उन्होंने करना क्या है। अलीमा बीबी जो बात कह रही हैं वो तो एक लोकल प्रोटेस्ट की बात कर रही हैं, जो स्ट्रेटजी में एक बड़ी छोटी बात है। उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, और वो खुद भी वो तो कहती हैं कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन अगर आप पॉलिटिशियन नहीं है और आप अपने एडवाइजर भी सारे नॉन पॉलिटिशियन लगा रही हैं, नॉन पॉलिटिकल लगा रही हैं, जिनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल होता है, लोकल एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल होता है, और आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या आपने दंगे फसाद करके तो नहीं ना हुकूमतें मिलती, आपको कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आपका। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब से जब मेरी मुलाकात हुई और मैंने उन्हें कहा कि जी आप पोजीशन को आपको, मैं खान साहब की इजाजत से उनको मिला, तो उन्होंने कहा कि यार ये लोग तो मेरे वाकिफ ही नहीं है, वो सुबह आते हैं और बात करते हैं, शाम को आते हैं और बात करते हैं। अब आप मुझे बताएं, ना इनका कोई पॉलिटिकल बंदा वाकिफ है, ना इनका कोई बाहर का बंदा वाकिफ है, ना इनकी कोई अवाम में जड़े हैं, तो ये तो फैसला तो फिर खान साहब ने किया है ना, और वो भुगत रहे हैं। अब 1000 दिन हो गए उनको अंदर। फवाद साहब, ये जो अब हुकूमत, हमने जैसे ख्वाजा आसिफ साहब के बयान का हवाला दिया, चाइनीज़ प्रोवर्ब कहते हुए कहते हैं कि आपका हरीफ अगर गलतियां कर रहा हो तो उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हुकूमत इन अपने आप को बैनुल-अक़वामी अमूर पर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से तवज्जो रखकर जो है वो इस सारी सूरत हाल से दूर हट सकती है, या पीटीआई तवज्जो अभी भी हासिल कर सकती है इमरान खान साहब की सेहत के मामले को लेकर? जैसा कि सलमान राजा साहब कह रहे थे कि तमाम ओहदेदार अपने तहत एहतजाज करें, सिर्फ बयान ही है, या हम देखेंगे कि सेहत के मामले पर कुछ संजीदा रद्द-ए-अमल अब भी पीटीआई से आ सकता है? पीटीआई किसी रद्द अमल देने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन मसला ये आ रहा है, हुकूमत में आज किसी जगह पे गया हुआ था, वहाँ पे लोकल हमारे जो काउंसलर्स और डिस्ट्रिक्ट नाज़म, ये जो यूनियन नाज़म लेवल के लोग थे, काफ़ी 10-15 लोग इकट्ठे हुए थे, तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपके ख्याल में जो बैनुल-अक़वामी कामयाबियाँ हैं उनसे पाकिस्तान के अंदर जो वोटर है उसकी कोई बदला है जहन? तो सबका मुतफ़िका ख्याल ये था कि कुछ भी हो जाए लोग इमरान खान के साथ हैं। लेकिन ना हुकूमत का फेलियर ये है कि जब पहले इंडिया के साथ जो आपकी लड़ाई थी वो भी तो बहुत बड़ी कामयाबी थी, कभी पाकिस्तान ने इस तरह की कामयाबी तो नहीं हासिल की, लिहाजा जो सारी पॉपुलैरिटी है इमरान खान की उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वैसे निज़ाम तो बड़ा वन पेज जो मशहूर लफ्ज़ है पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा को क्रेडिट एक तरफ से मिलता है और ये भी फील्ड मार्शल को मुकम्मल क्रेडिट देते हैं, तो आपको एक बैलेंस नहीं नज़र आ रहा क़यादत में? नहीं, देखे ना, वो पॉलिटिकल सपोर्ट तो नहीं है ना, वो तो दफ्तरी सपोर्ट है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है जो मिल रही है, वो तो ठीक है। अगर आप हुकूमती सिस्टम में चला रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो एक उबाल है, जो मईशत का एक उबाल है, वो क्यों है? क्योंकि जो पॉपुलैरिटी है गवर्नमेंट की वो आपको लोकल नजर नहीं आती। तमाम जो लोग हैं उनकी चीखें निकल गई हैं। हमारे पंजाब में पहले किसानों की चीखें निकल गई हैं, अब शहरी आबादी की चीखें निकल गई हैं। यानी इनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर जो रियलिटी है वो दूर दूर तक शामिल ही नहीं है। और बस वो आई डोंट नो कि वो चूँकि पहली नौकरी है शायद उनके फैसले हैं नहीं, कोई ब्यूरोक्रेट आके उनको बताते हैं जो करें, बट व्हाटएवर। तो अब इशू ये है, पाकिस्तान जहाँ फंसा हुआ है वो ये है कि तरीके इंसाफ से कोई प्रेशर क्रिएट नहीं हो पा रहा, हुकूमत से अपना नैरेटिव बिल्ड नहीं हो पा रहा, और उस सारी सिचुएशन के अंदर जो एक टेम्परेरीनेस का एक वैक्यूम है जो वो पाकिस्तान को एक अपने गर्दाब में लिए हुए है। और जब तक हम ये मसला हल नहीं करते हैं, पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी कामयाबियां हैं उनकी ट्रांसलेशन मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, चौधरी साहब बात कर रहे थे इमरान खान की सेहत का मामला हो या दीगर अमूर, उनकी रिहाई के हवाले से पीटीआई की जो अभी तक इसके ऊपर स्ट्रैटेजी रही है वो समझते हैं कि मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।